ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए जी। आज हमारा पहला इंट्रोडक्टरी सेशन कर लें। फर्स्ट सेशन है अ, अबाउट बिज़नेस माइंडसेट। ये कोर्स कुछ इस तरह मैंने तरतीब दिया है बहुत ख़ास तरीके से कि इसमें कुछ हमने जो है बेसिक कांसेप्ट्स ऐड किए हैं, जिसमें क्लियर होगा आपका कि भई आपका मकसद क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें जो धुंधली तस्वीरें होती हैं और हमें समझ नहीं आता और कुछ डर होता है, खौफ होता है जिसकी वज़ह से हम कुछ कर नहीं पाते और हम खुद को ही दोबारा उस फ़ैसले से रोक देते हैं जिस पे हम बहुत मज़बूती से कभी खड़े हुए होते हैं। और एट द एंड आपके पास ये क्लियर पिक्चर होगा कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है एंड आपके पास 100% मोटिवेशन और एनर्जी होगी सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट। और वो जो कहते हैं ना अननोन ज़ोन में कदम रखना जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी कोई भी मंसूबा हो, कोई भी आपका कोई प्लान हो, कोई प्रोजेक्ट हो तो उसकी वज़ह से खौफ़ और तनाव रहता है, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, परेशानी और बाज़ औक़ात मायूसी भी हो जाती है और ये बंदे को पैरालाइज़ भी कर देता है, मफ़लूज कर देता है क्योंकि अगर कुछ अर्सा आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें और आपको क्लाइंट्स ना आ रहे हों या आपको समझ ना नहीं आ रही कि सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, बातचीत कैसे करनी है, वो चीज़ भी आपको डिसहार्ट कर देती है और बाज़ औक़ात आप उसको गैर यकीनी की हालत में चले जाते हैं एंड देन बाज़ लोग कम बैक कर लेते हैं और बाज़ वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो अगर आप अपना कोई भी कारोबार शुरू करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने नहीं जानते कि कैसे अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ करें। सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू और सही डायरेक्शन में। इवन इवन जो ख़वातीन हैं स्टे एट होम मॉम्स हैं जो कि कोई काम करना चाहती हैं और बिफोर दैट उन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई है बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। शादी के बाद बच्चे, घर, फैमिली उनको देखना होता है, वो ज़्यादा हमें प्रायोरिटी लगता है। बाज़ लोग दोनों से कामों को इकट्ठा अपने पैशन को और घर को साथ लेके नहीं चल पाते। उनके लिए भी इट्स एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है और ये वैसा ही उनको फ़ायदा देगा। तो इसमें हम थोड़ी-सी बात करेंगे कोडिंग की भी कि कोडिंग कैसे होती है। बाज़ औक़ात हमारे मनफ़ी ख़यालात और जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, अंदरूनी खौफ़ जो होता है, वो हमें कोई भी जुर्रतमंदाना फ़ैसला करने से रोकता है और अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने से रोकता है। कम्फ़र्ट ज़ोन का मतलब ये है कि आपके इर्द-गिर्द जो काम है, आप सुबह उठते हैं, एक रूटीन में काम करते हैं और जिसकी आपको आदत पड़ चुकी होती है, आप वो कर लेते हैं, 2, 3, 4 किसी से बात कर ली। देन उस दायरे के बाहर कदम रखना वो ज़रा मुश्किल होता है। अगर आपको कोई कहे कि आपको ट्रैवल करके जाना है, अ, किसी कोर्स में एडमिशन लेना है या कोई प्रोजेक्ट पे बात करनी है या किसी से मुलाकात करनी है, बिज़नेस डील करनी है या इवन आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन उसके साथ जो साइड हसल्स होते हैं कि भई साथ-साथ आप जॉब भी कर रहे हैं और आपका दिमाग फ़ोकस नहीं हो पाता और वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। अपने अंदरूनी दुनिया पे काम करेंगे, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ और वही आपकी बैरूनी दुनिया पे अ, अमल पज़ीर होगा क्योंकि हम बाहर की एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर बाहर अमन-ओ-अमान का खतरा है, रिसेशन है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उन हालात में अपने आप को इतने बेहतरीन और कैपेबल बना लें कि उसमें भी आप फ्लरिश कर सकें। जैसे बहुत से बिज़नेसेस जो होते हैं वो कोविड में भी बहुत बेहतरीन चले, हालाँकि बहुत से खराब हो गए। बट क्या रीज़न थी, उन दोनों में क्या फ़र्क था कि एक बिज़नेस तो ऊँचाइयों पे पहुँच गया, उन्होंने तरक्की भी कर ली, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बट दूसरा बिल्कुल ठप हो गया। तो उसकी वजह क्या थी? उन्होंने खुद को कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकाला, उन्होंने इनोवेशंस नहीं की। मैं जस्ट एक मिसाल दूँगी। अगर देखें रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है? रेस्टोरेंट्स में अगर टेक अवे ना हो, उनकी सेल्फ सर्विस ना हो और कर्फ्यू लग जाए और फूड शॉर्टेज हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उस रेस्टोरेंट की सेल खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहे और उनके पास स्टाफ या इस तरह की सर्विसेज़ नहीं है। उनके पास अगर वो सर्विसेज़ हैं बट उनके पास ऑनलाइन मेन्यूज़ नहीं है, उनके पास वो स्टाफ नहीं है जो फ़ोन करे फ़ौरन डिलीवर करे।
जबकि वो कंपनी जो इन तमाम चीज़ों पे अमल दरामद कर रही है और उनको पता है कि भाई ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, मेन्यू कैसे देना है, व्हाट्सएप पे कैसे बात करनी है और कैसे चीज़ पहुँचानी है, तो उनसे लोग अल्टरनेट लेंगे। सेम विद द क्लोथ्स, कपड़ों के साथ, दवाई के साथ, मेडिसिन आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप मेडिकेशंस जो हैं आप ऑनलाइन मनवा, लेकिन आज आप मंगवा सकते हैं और उन्हीं दुकानों जो व्हाट्सएप पे काम कर रही हैं और जो आपको फ़ौरन सर्विस डिलीवर करती है, रात को 12 भी बजे भी आपको मेडिसिन आपके गली के चौक से आ जाती है, बिकॉज़ यू कैन नॉट गो आउट और आप बाहर नहीं जा सकते। सो जो बिज़नेस की सबसे बड़ी जान है वो इनोवेशन है, उसमें मज़ीद बदलाव लाना और उसको बेहतरी की तरफ हर 6 महीने बाद उसको इवैल्यूएट करना कि इसमें कहाँ पे कोताहियाँ हैं, कहाँ पे कमियाँ हैं, क्योंकि बिज़नेस सिर्फ़ वो ही फ्लरिश करता है जिसमें आप जब देखेंगे कि डिमांड मौजूद है और कहाँ पे आप मसला हल कर रहे हैं, कहाँ पे आप प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। बाज़ लोग शौकिया शॉपिंग करने जाते हैं, विंडो शॉपिंग करने, तो उनको आप नहीं रोक सकते हैं, बट बाज़ लोग मजबूरी में शॉपिंग उनको ज़रूरत होती है और दे डोंट वांट टू गो, क्योंकि इवन अब पेट्रोल इतना महँगा हो गया है, टाइमिंग्स नहीं होती, रश होता है, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन को प्रेफ़र करते हैं। तो वो फिर आपको दूसरे से वो कैसे डिफरेंशिएट करता है, आप अपना ब्रांड्स कैसे बनाते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो मुख्तलिफ टूल्स और प्रैक्टिसेस जो है ना, वो फिर आपको मदद करती हैं कि किस तरह आप एक तो अपना बिज़नेस माइंडसेट अपने आम माइंडसेट को बिज़नेस माइंडसेट में लेके आएँ। यानी हर मुश्किल, हर मसले से आप अपने लिए कैसे फ़ायदा निकाल सकते हैं उसमें। सो चाहे मर्द हो या चाहे ख़वातीन हो, लाइक वो सब इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं बहुत फ़ख्र से कहूँगी कि इससे पहले मैं एक ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, ट्रेन योर ब्रेन, और उसमें मेरे पास जितने भी अटेंडीज़ थे, उसमें से मतलब एक खातून थी जिनका ऑनलाइन बिज़नेस था गारमेंट्स का, और जैसे ही उन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया, विदिन द 2 वीक्स उनके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए और उनके पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स शुरू शुरू हो गए। इतना काम बढ़ गया कि उनको फिर अपना घर से शिफ्ट करना पड़ा और बड़ी जगह पे जाना पड़ा। तो द थिंग इज़ दैट कि वो हालात जो बाहर के थे वो नहीं बदले, हालात तो वैसे ही थे। लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनकी अप्रोच का तरीका बदल गया कि किस तरह वो अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करें और किस तरीके से वो उनसे डिफरेंशिएट कर पाएँ अपनी सर्विसेज़ की वजह से। सिर्फ़ प्रोडक्ट नहीं, रीज़न होती, सर्विसेज़ भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी बोलचाल का तरीका कैसा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उनसे डिटेल्स ले रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे हैं, बिकॉज़ हर बिज़नेस में क्लाइंट इज़ द फर्स्ट पर्सन, के क्लाइंट को क्या चाहिए वो आप अपनी चीज़ नहीं बेचेंगे। आप देखेंगे कि क्लाइंट की क्या ज़रूरत है और क्या आप जो चीज़ दे रहे हैं वो उसकी तमाम चीज़ों को ज़रूरियात को वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। अब बिज़नेस में कदम रखना और फिर इन तमाम चीज़ों की तरफ जाने की में सबसे मेन थिंग ये है कि आप अपने आप पे काम करें। आपके जो अंदरूनी इनर क्रिटिक है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। सेल्फ डाउट्स जो होती हैं वो कैसे ख़त्म की जा सकें, ताकि आपको खुद पे यकीन हो कि आप कोई भी काम करें वो आप अपनी गारंटी के साथ, अपनी एथिक्स के साथ दे रहे हैं कि भई ये चूँकि मेरा नाम इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक है या इस काम के साथ, तो ये मैं इसके साथ मेरी पर्सनल गारंटी मौजूद है। सो जब आप काम करते हैं तो उसमें फर्स्ट थिंग वो होती है वो अ, अंदरूनी नक़ाद होता है। आपके अंदर जो इनर क्रिटिक होता है। सो हाउ अब मैं आपको ये बताऊँगी कि आप अंदरूनी क्रिटिक क्या होता है और उसको फिर आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मेंटर में, अपने सरपरस्त की शक्ल में, अपने उस्ताद की शक्ल में। तो अहम चीज़ क्या है कि इनर क्रिटिक को आप किस तरह आप अपने इनर मेंटर में तब्दील कर सकते हैं और उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उनकी राइटर हैं तारा मोहर, उनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है प्ले बिग, और उसमें वो कहती हैं कि प्लेइंग बिग जो है
ये बड़ा गेम खेलना, उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत है। ब उसमें ज़रूरत क्या चीज़ है? खुद पे एतमाद करने की, कि आप एक बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के एक बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपने खुद को कितना तैयार कर लिया है? आपने अपने इनर क्रिटिक को, अंदरूनी नक़ाद को आपने कितना टेम कर लिया है कि आपके तमाम शकूक व शुबहात जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। सो इनर क्रिटिक क्या होता है? ये एक आम रुकावट है जो आपको बहुत बड़ा फैसला करने से रोकती है। ये वो खौफ है, चाहे वो तनाज़ात के हजूम से बाहर निकलने में नाकामी का खौफ हो, या किसी के सामने स्टेज पे खड़े होने का खौफ हो, या अपनी आवाज़ और अपने ख़यालात अम, को दूसरों के सामने ले जाने का खौफ हो। जैसे कि अगर एक मैं मिसाल दूँ कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आपको कहा गया है कि आप आके बोलें इस पे, लेकिन आप में एक खौफ है कि अगर मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बयान करूँ, तो क्या लोग इसको पसंद करेंगे? क्या लोग मुझे सराहेंगे? या लोग मुझे बुरा-भला कहेंगे? और आपके अंदर जो एक तनाव शुरू हो जाता है कि शुड आई गो और नॉट? और वो किस तरह आप खुद पर काबू पाते हैं और आप अपने अपने ही सवालात को का जवाब किस तरह देते हैं? खुद को आप कैसे मुतमईन करते हैं कि आप इस पोज़ीशन पे आ जाएँ कि नो आई हैव टू डू इट, मुझे ये काम करना है और मैं इसको हर सूरत में करूँगा। क्यों? ये रीज़न्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि ये काम मेरे लिए प्रायोरिटी है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी तो आइंदा 5 साल में मैं कहाँ पे होंगी? अगर मैं ये काम कर लेती हूँ, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा है? आइंदा 5 सालों में मैं खुद को कहाँ पे देख रहा हूँ? कि इस फैसला करने के बाद ये 4, 5, 6 क्वेश्चन्स हैं जो कि आपके ना वो अहाता करते हैं। आपके अपने आप का अहाता करते हैं कि आपको इस तरफ जाना चाहिए या नहीं चाहिए जाना चाहिए। सो अगर हमें कोई भी काम करना है, सो हम बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, छोटे-छोटे स्टेप ले सकते हैं और उस छोटे-छोटे स्टेप्स को हम माइल बजाय इसके कि एक बड़ा आपका फैसला हो कि भई मुझे 1 करोड़ का बिज़नेस सेटअप करना है। अब इस 1 करोड़ के बिज़नेस को सेटअप करने के लिए आप एकदम से एक बड़ी लीप नहीं लेंगे, एक बड़ा छलांग नहीं लेंगे। आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। उसके लिए आपको पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी कि किस तरह से इस टारगेट को अचीव किया जाएगा। आप अपनी लाइक महदूद किस्म के जो खौफ होता है उसमें से निकलेंगे, देन अ, जब वो महदूद किस्म का खौफ के पहले तो आप ये सोच के ही डर जाएँगे कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास तजर्बा नहीं है, जो सबसे अहम बात होती है कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसमें फ़र्क करना कि आपको एक अच्छा, अगर आप ये कहें ना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई कैन नॉट डू इट, ये एक नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है? अब पॉज़िटिव थॉट भी आप कह सकते हैं कि भई बात तो सच है, ये अब ये इनर क्रिटिक है या इनर मेंटर है? इनर क्रिटिक कि मुझ पे नक़ाद है, मुझे कह रहा है कि नहीं, इस काम से रुक जाओ, इस प्रोजेक्ट से रुक जाओ, तुम नहीं कर सकते। लेकिन जो इनर मेंटर है वो आपको भी यही क्वेश्चन पहला करेगा, बट वो आगे से कहेगा कि ठीक है, ये मुश्किल है, आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स। ये खेल जो है, ये जो जंग है, ये आपके दिमाग में चल रही होती है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आप अपने क्वेश्चन साथ नोट डाउन करती रहिएगा और हम फिर क्वेश्चन आंसर के सेशन में इस पे बात कर सकेंगे। सो जो इनर क्रिटिक है वो आपको रोक देगा और वो आपको आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं देगा और आप विथड्रॉ कर देंगे। आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं कर सकता और मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। इसमें ये बहुत सी जॉब्स में होता है, बहुत सी एग्ज़ाम्स के लिए आप बैठते हैं तो उसमें होता है कि आप अगला कदम ही नहीं ले पाते। आप बहुत से लोगों के बारे में मैंने सुना है कि वो 1, 2, 3 फेलियर्स के बाद वो एग्ज़ाम हॉल से ही निकल आते हैं और दे कैन नॉट सिट देयर। बट लेकिन अगर जब आपका इनर मेंटर में जब तब्दील हो जाता है ना आपका इनर क्रिटिक, तो वो आपको बताएगा ठीक है, लेकिन लेट्स वर्क ऑन दैट।
कि मेरे पास कौन-कौन सी काबिलियतें, सलाहियतें हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है? जो एम्पावरिंग आपके स्किल्स हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें। द सेकंड इज़ इट कैन बी योर होमवर्क कि आप इस हफ्ता बैठ के सोचें और एक पेज पे लिस्ट बनाएँ कि मेरे पास कितने स्किल्स हैं और 10, 12, 15, 16 इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें अच्छी निटिंग, एम्ब्रॉयडरी टीचिंग, एडवाइस देना कंसल्टेशंस देना, कुकिंग करना या पढ़ाना, जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो आपको लगता है कि इससे दूसरे को फ़ायदा पहुँच सकता है, उसकी एक लिस्ट बना लें। देन कमियाँ कहाँ पे हैं? अगर फ़र्ज़ करें आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, तो डू यू हैव द राइट इंटरनेट? क्या आपके पास थोड़ी बहुत कंप्यूटर स्किल्स है, एमएस वर्ड पे आपको आता है, ज़ूम को कॉन्टैक्ट कनेक्ट करना आता है, आपको फ्लायर्स बनाने आते हैं, आपको ब्रोशर्स बनाने आते हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करनी है या लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। अब अगर वो नहीं आ रहे तो उसकी वजह से आप काम छोड़ नहीं सकते। आप कह सकते हैं आपका इनर मेंटर कहेगा लेट्स वर्क ऑन दैट। छोटे स्टेप्स लेके शुरू करते हैं। पहला काम क्या है? इसमें से पहला टू डू लिस्ट क्या है? अब स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? क्या मुझे पहले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए या पहले मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना चाहिए? कि मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ? मेरा विज़न और मिशन क्या है? और अ, अच्छा विज़न और मिशन में इतना फ़र्क है इसको आगे मैं डिटेल में आपको बताऊँगी बट अ, मिशन आपका ये है कि आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उससे लोगों की सेहत को फ़ायदा पहुँचे। लाइक 70% लोगों की याददाश्त अच्छी होगी। जस्ट मैं एक मिसाल के तौर पे दे रही हूँ कि कोई सप्लीमेंट आप लेके आ रहे हैं। देन उसके बाद ये है कि वो सप्लीमेंट तो आप लेके आ रहे हैं लेकिन वो लोगों के लिए इतने परसेंट को फ़ायदा दे रही है। अब आप कितने अरसे में कितने लोगों को पहुँचेंगे? अब क्या आप 2 साल में 100% लोगों को पहुँच पाएँगे या नेक्स्ट 5 साल में आप कोई भी इलाका आप ले लें, अगर आप अपनी ही सिटी को लेके अगले 5 सालों में मैं अपनी सिटी के इतने लोगों को कवर कर पाऊँगा या ये और उनसे मैं सर्वे और वो लेके वो सप्लीमेंट्स देके उनसे मैं मालूमात ले लूँ कि अब इसमें एनीथिंग हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो सॉलिड प्रोडक्ट्स हो जिसमें मसाला जात हो सकते हैं, जैम्स, जेलीज़ हो सकते हैं, एनीथिंग कपड़े हो सकते हैं, आपकी अपनी स्किल्स हो सकती हैं। तो क्या वो उसपे वो जो है विज़न जो आपका है कि अगले 2 साल में मैंने इतने लोगों को कवर करना है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विज़न। तो दोनों को आप कैसे आगे लेके चलेंगे? देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर इनर क्रिटिक जो है उसको आप अपने इनर मेंटर में कन्वर्ट कर सकेंगे जब आप इस पे काबू पा सकेंगे, ठीक है? और देन वो इनर मेंटर जो है वो आपको तकलीफ और परेशानी नहीं देगा, वो आपका क्रिटिक बनने की बजाय वो आपका मेंटर बन जाएगा, वो आपको दिलासा देगा। और लाइक एक खास किस्म का अमल है जिसे रिलीफ कहते हैं या एक लीफ लीप कहते हैं, क्वांटम लीप लाइक आपने एक बड़ी छलांग लगा दी, ठीक? अब अगर इनर क्रिटिक से आए सेकंड टॉपिक इज कॉलिंग्स। कॉलिंग्स क्या होता है? इसको कहा जाता है कि आपको अंदर से आपके ज़मीर में से एक आवाज़ आ रही है कि आपको ये काम करना है। चाहे अगर आप कोई प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं कि मुझे इस प्रोफ़ेशन की तरफ जाना है, चाहे कोई बिज़नेस चूज़ करते हैं, चाहे कोई सर्विस चूज़ करते हैं। वो जो ज़मीर की आवाज़ होती है, जो अंदर की आवाज़ होती है, उसे कॉलिंग्स बोलते हैं कि भई मुझे और वो कैस आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक इल्हामी सूरत में आ रहा होता है। बहुत सा ये हो सकता है कि ह्यूमैनिटेरियन टास्क में होता है, बिज़नेसेस में भी अगर आप ह्यूमैनिटेरियन बेस और सोशल बेस्ड बिज़नेसेस आपके हैं जिसमें प्रॉफ़िट कम लेकिन सोसाइटी का फ़ायदा ज़्यादा है, मेबी उसका प्रॉफ़िट भी हो बट सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, तो आप उस तरफ आ जाते हैं। एक छोटी-सी मिसाल मैं अपनी ही दूँगी कि मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ लेकिन मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है।
और मैं गाहे-बगाहे सेशंस करती हूँ, लेती हूँ और मुझे तसल्ली होती है। ये मेरी अंदर की आवाज़ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद कि मुझे खुशी महसूस होती है, मेरी पैदाइश की वजह ये है या मेरी तरफ से जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है, दिस इज़ द कॉलिंग कि मैं अपनी तरफ से सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं सबके पास नहीं पहुँच सकती। बट ऑनलाइन एक मेरे पास ज़रिया है और मैं उसको इस्तेमाल करके जितने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकती हूँ, मैं पहुँचाती हूँ। सो दिस कैन बी द कॉलिंग। तो इसी तरह का आपका कोई भी काम हो, वो आपकी कॉलिंग है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है आपके आपके पास कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और इसको आप अ, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है उसको भी के ज़ुमरे में आता है। लाइक मिसाल के तौर पे कि आपको कोई कहे कि भई इलेक्शन लड़ें और होता नहीं है लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं क्योंकि शायद आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और लोग आपको आगे ले आते हैं कि आपको इस सीट पे या इस इलाके की तरफ से इलेक्शन लड़ना है। और वो कॉलिंग्स में के ज़ुमरे में होता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आप पे होता है कि आप इस सीट या इस काम के लिए नामज़द हुए हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे ही ना हो। या आप योगा सिखाने लग जाएँ किसी को या आप किसी को ज़िंदगी के बेहतरीन रास्ते पे एथिक्स सिखाना शुरू कर दें, रज़ाकाना तौर पे। सो दिस इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें प्रॉफ़िट को बाद में देखा जाता है और उसमें सोसाइटी के वेलफेयर को पहल की जाती है। उसको बताया जाता है कि भई दिस इज़ द प्रायोरिटी। तीसरा ये अहम चीज़ जो हमारी बिज़नेस में है वो सेल्फ डाउट्स हैं। सेल्फ डाउट्स हमें रोकते हैं किसी भी खुशी की तकमील में सेल्फ डाउट्स को शकूक व शुबहात जो होते हैं वो आपको कोई ना कोई बुरी न्यूज़ देते रहते हैं और आपको उससे नुकसान भी पहुँच सकता है क्योंकि बाज़ औक़ात आप के पास सारे स्किल्स होते हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल लेकिन सेल्फ डाउट जो है कि शायद मैं इसके लिए अभी मुनासिब नहीं हूँ, शायद मुझे मज़ीद कुछ स्किल्स सीखनी है, शायद मुझे मज़ीद कोई काम करना है अपने आप पे और एक और डिग्री चाहिए, शायद एक और सर्टिफ़िकेट चाहिए और अगर ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा बेहतर हो जाऊँगा और वो सेल्फ डाउट्स जो हैं वो आपको आगे बढ़ने से उस प्रोजेक्ट पे काम करने से रोक देते हैं। और ए अपने आप पे जो एतमाद होता है, कम एतमाद की कमी की वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसके लिए कोई मैजिक का तरीका नहीं है कि एकदम से आपकी तमाम मसले हल हो जाएँगे। द थिंग इज़ दैट कि सेल्फ डाउट्स को ख़त्म करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको बताया कि यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर जो आपकी कमियाँ हैं और कैसे उस इनर क्रिटिक को कन्वर्ट करना है इनर मेंटर में ताकि आप उससे डबल फ़ायदा उठा सकें और आपके जो अपने आप पे खुद एतमादी में जो कमी है और जो सेल्फ डाउट्स हैं उसको कम किया जा सके। उसके लिए एक मैंने आपको पहले एक होमवर्क दिया। द सेकंड होमवर्क इज़ दैट कि यू कैन राइट डाउन कि आपको कौन-सी चीज़ों में लगता है कि यू आर नॉट गुड एनफ फॉर दैट। चाहे वो 15 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 100 हो, राइट इट डाउन और उसको अच्छी तरह एनालाइज़ करें कि इज़ इट रियली ट्रू? क्या ये वाक़ई सच है कि आप इन चीज़ों में काम नहीं कर सकते? लाइक बाज़ लोगों की एक मामूली सी मिसाल दे दें चलें रिलेशनशिप का कि भई हमारी फैमिली में रिलेशनशिप्स कभी भी मज़बूत नहीं हुए, हमेशा डाइवोर्स पे ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ द वन नेगेटिव कोड। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली में हमेशा ही अम, मर्द जो होते हैं वो अपर हैंड होता है। एक और नेगेटिव कोड हमारी फैमिली में हमेशा ख़वातीन जो हैं वो अपर हैंड होती हैं। एक और नेगेटिव कोड कि मैंने कभी भी बिज़नेस नहीं कर पाता। मैं जब भी बिज़नेस करता हूँ मुझे लॉस हो जाता है। एक और मैं कभी पैसे नहीं बचा पाता। मैं कोई एग्ज़ाम नहीं पास कर पाता। मैं फ़ोकस नहीं कर पाता। दीज़ आर द एन कोड्स, नेगेटिव कोड्स। अब आपके जितने भी एन कोड्स हैं यू कैन राइट इट डाउन
और आप उसको बोल्ड में लिखिए, उसको गौर से पढ़िए और उसको जला दें। नेक्स्ट डे राइट देम अगेन, उसको गौर से पढ़िए और उसको जला दें। यू हैव टू डू दिस 7 डेज। ये 7 दिन की मश्क है। 7 दिन के बाद इट इज़ 100% गारंटी कि आपका कोई भी एनकोड नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट टिल कि वो ख़त्म ना हो जाए, जब तक कि उसका डर आपके दिमाग से ना निकल जाए। ओके, सो आज आपके ये 2 टास्क हैं, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि भाई 11 वो कौन सी खसूसियात हैं जो कि आपकी मदद कर सकती हैं इनर क्रिटिक को पहचानने में, कि इनर क्रिटिक या अंदरूनी नकार जो है वो क्या चीज़ है, राइट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप दूंगी और आई वुड लाइक टू आस्क, किसी का कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क, देन इसके बाद मैं फिर आपको बहुत अच्छी से एक मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन कराऊंगी। और मैम मेरा क्वेश्चन है एक। जी, मैम आपने बोला कि आपका कोई भी डर है आप उसको पेपर पे लिखें, और लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि वो विद इन 7 डेज जो है उसमें हमें वर्किंग किस तरीके से करनी होगी कि वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास स्टेज फियर है कि वो मतलब स्टेज पे नहीं खड़ा हो सकता, तो वो हाउ विल ही लाइक इम्प्रूव इन 7 डेज? देखिए ये एक मुसलसल अमल है। अगर आप को स्टेज फियर है और आपको डर लगता है, सो जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको बार-बार कीजिए। आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। आप समझें कि आप स्टेज पे खड़े हैं, एक अपने अपने बेड पे खड़ी हो जाइए, सामने शीशे के सामने। राइट इट डाउन व्हाट यू वांट टू से, और उसको रीड अलाउड और खुद को देखिए। अपनी आँखों में आँखें डाल के खुद को देखिए एंड रीड इट अंटिल कि आपको बुरा लगना बंद हो जाए। हम लोग होते हैं ना, हम खुद लोग को स्क्रीन में नहीं देख पाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते। अगर हम कहीं इंटरव्यू दे दें तो हम दोबारा नहीं सुनते। शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खैर कभी आती ही नहीं थी स्क्रीन पे, मुझे नहीं लगता था, मैं बंद रखती थी और मुझे लगता था शायद कि थोड़ा-सा आई थिंक वो जो खुद को पसंदीदगी ना, लव योरसेल्फ वाला कंसेप्ट कम होता है। ये वो विद कोचिंग, विद ट्रेनिंग, विद द टाइम आता है कि आप खुद पसंदी, लेकिन खुद पसंदी अरूज पे ना जाए, खुद पसंदी जो है वो लिमिट में रहे, क्योंकि वो फिर ईगो में चली जाती है। खुद पसंदी इस हद तक हो कि आप अपना ख्याल रख सकें और अपनी ईगो को हर्ट ना होने दें, और एतमाद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। सो एक ये टेस्ट है आपके लिए कि यू कैन लॉक, दरवाज़ा बंद करके आप बेड पे खड़े हो जाएँ, आईने के सामने, राइट इट डाउन जो भी आप कहना चाहते हैं और उसको रीड अलाउड अंटिल यू फील कि नाउ यू आर डन विद दिस। 7 दिन कीजिए, मुझे रिपोर्ट कीजिएगा फिर। जी, और किसी का कोई सवाल? एनीवन? क्योंकि मैं फीडबैक भी लेना चाहूँगी आज, टुडे इज़ आवर फर्स्ट सेशन, और आपसे फीडबैक लेना चाहूँगी कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस, और किस तरह का। जी, इस्माइल साहब बिल्कुल, अनम्यूट कर लीजिए जी। जी थैंक यू मैम। रिक्वेस्ट है मैम, टीम के मतलब रहनुमाई फरमाएं। डेफिनेटली जिस तरह आप कोचिंग कर रही हैं, हमारी काउंसलिंग कर रही हैं कि बिजनेस के लिए कौन कौन से इश्यूज आते हैं, उसमें मेजर इशू जो मुझे नजर आ रहा है वो टीम बिल्डिंग का है कि हम टीम किस तरह बना पाएंगे। डेफिनेटली अकेला बंदा दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, ना ही वो बिजनेस को लीड कर सकता है। जितनी भी हम हिस्ट्री का मुताला करें, सियालकोट इंडस्ट्री है या फातिमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री या मियां मनशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, वगैरह वगैरह, ये नेस्ले है, जितनी भी कंपनीज है सब की सब जो ना वो उसमें शेयर होल्डर है, पार्टनर है। जी, जी। ये क्या option है कि पाकिस्तान में हम अपना सिस्टम इन बड़ी 4 कंपनियों के अलावा या मेजर कंपनी जितनी भी है इनके अलावा कोई ऐसी एग्जांपल है कि जिसमें उन्होंने टीम बिल्ड की और वो हमारे लिए एक मिशनरी रहा हो, मुझसे सीख सके, रहनुमाई फरमाए। टीम बिल्डिंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट या एलिमेंट्स की जरूरत है? थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा करूँगी, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे। टीम बिल्डिंग पे मैं आपको एक पूरा सेशन कराऊँगी, सो दैट यू विल नो, और वो हम लाइक इस महीने का जब हम कर लेंगे कि हम इस यहाँ तक पहुँच जाएँगे, हमारा मिशन, विज़न
clear हो जाए, then we will go toward team building and branding and other thing. But I will note it down और इंशाल्लाह मैं इस पे आपको बहुत जामे सेशन दूंगी इंशाल्लाह। जी, आज का जो सेशन है इसमें से अगर कोई भी सवाल हो, आप वुड यू लाइक टू रेज एनीथिंग? इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो चैट में ही बता दीजिए कि या जी सर, जी इस्माइल साहब। जी थैंक यू मैम। क्वेश्चन ये आपने इनर का बताया कि आपके अंदर की आवाज क्या कहती है। अगर कोई तालिब इल्म या स्टूडेंट या हमारा भाई या बहन या बेटी, उसका वो पैशन है जी कि मैंने जाना है फॉर एग्जांपल सर्विसेज में, सीएसएस करना है, मैंने ऑफिसर बनना है, जब उसके पेरेंट्स कहते नहीं आप बेटा मेडिकल में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाए, हाउ इट पॉसिबल दैट student will lead in society if he obeys the order of their parents? देखिए, पेरेंट्स के ऑर्डर ओबे करने में और कैरियर एडवाइस में ज़रा सा फ़र्क होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बच्चों पे अपनी मर्ज़ी लागू करते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, दूसरे लोगों के साथ भी और ख़ुद के साथ भी। मैंने देखा है वो लोग जो जिनमें जो कमी रह जाती है वो खुद नहीं अचीव कर पाते, वो चाहते हैं कि वो चीज़ें उनके बच्चे अचीव करें। अगर कोई मेडिकल उसको पसंद है बट वो मेडिकल में नहीं जा पाता, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा डॉक्टर बने। अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है और किसी वजह से वो रह जाता है, तो वो कहते हैं कि भई उनका बेटा या बेटी आर्मी में जाए। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, और हमारे पाकिस्तान के लिए ये है, लाइक इट्स 100%। वो क्या कहते हैं ना, तशख़ीस हो चुकी है इस मर्ज़ की कि ये ऐसा ही है। हमें बच्चों के पेरेंट्स के लिए आई थिंक वी नीड अ सेशन कि पेरेंट्स को हम समझाएं कि आप बच्चों पर अपनी ख्वाहिशात लागू ना करें। अगर हम देखें हमारे सोसाइटी में हमने ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा कर दिए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा की मुराद ये नहीं है कि हमारे मुल्क में ज़रूरत नहीं है, हमारे मुल्क में ज़रूरत है, बट हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे इस काबिल नहीं है कि उनको चैनलाइज कर सकें, उनको जॉब्स दे सकें। और हर एक इंजीनियर या मेडिकल का जो स्टूडेंट होता है वो फौरन सब पढ़ाई खत्म करने के बाद इस काबिल नहीं होता कि वो अपना ही बिजनेस सेटअप कर दे, क्योंकि न्यूबीज के पास कोई भी इलाज के लिए नहीं जाता, क्योंकि इट्स द हेल्थ हमेशा सर्जन्स के पास, हमेशा वेल नोन लोगों के पास जाता है। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि माँ बाप का मशवरा देना या माँ बाप की ताबेदारी करने में फ़र्क है। अगर माँ बाप एथिक्स के खिलाफ कोई जाता है, मज़हब के खिलाफ कोई जाता है, या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें माँ बाप देखते हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद, दुनिया और आखिरत बर्बाद हो रही है, तो उसमें ताबेदारी 100% ज़रूरी है। लेकिन जो कैरियर एडवाइसेज़ हैं, मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स को कोचेज़ को या जो ऑथेंटिक कैरियर एडवाइज़र्स हैं उनके पास, उनके हवाले कर दें तो ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि वो बच्चे की साइकोलॉजी रीड करके उसके कुछ डिफरेंट टेस्ट लेके, कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके वो बता देते हैं कि ये बच्चा जो है वो इस फील्ड में फ्लरिश करेगा, और उसमें वाकई वो बहुत अच्छा जाता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी पाशा साहब, कोई सवाल है आपका? ओके, अगर कोई भी सवाल नहीं है तो मुझे बस चैट में दे दीजिए ये इज़्ज़ान, और आई विल डू अ क्विक विजुअलाइजेशन सेशन आपके साथ, एंड ताकि आप इस सेशन को छोड़ते वक्त आपको 100% पता हो कि व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग। जी इस्माइल साहब, आपका सवाल है? जी थैंक यू मैम। रिक्वेस्ट है आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक शेयर कर दें ग्रुप में, और प्लस जो आपकी कंपनी है जिसको आप रन कर रही हैं वो भी आप शेयर कर दें, ताकि जो भी मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेड मेंबरान जो है ना वो बेनिफिट लेना चाहे, लर्न करना चाहें। डेफिनेटली एक दिन में तो कोई भी चीज़ लर्न नहीं होती, उसको टाइम लगता है। थैंक यू सो मच, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। जी बहुत शुक्रिया। यस श्योर, आई विल डू इट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
जी, ओके, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने दिमाग को खाली कर लीजिए, बिल्कुल एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। क्योंकि जब आप अपनी सांस के साथ होते हैं तो आप अपने ख्यालात के साथ नहीं होते, और सांस और ख्यालात एक एक वक्त पे काम नहीं करते। तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. लंबी और गहरी सांस लीजिए। जब आपका दिमाग खाली हो जाता है तो आप बेपनाह कायनाती तवानाई को खींचते हैं, और यही तवानाई जो है वो असल जरिया है और असल दवा है। ये आपको जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और रूहानी हर सतह पे शफा देती है और आपके दिमाग को आगे बढ़ने की तरबियत देती है। अपनी आंखों के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे आपके नर्व्स हैं, पट्टे हैं, उसको आराम दीजिए। आंखों को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। अपनी जबड़ों को और गालों को थोड़ा सा भारीपन महसूस कीजिए और अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, और तसव्वुर करें कि आपका जिस्म जो है वो पानी का जिस्म है, एक झील की मानंद, बिल्कुल पुरसुकून झील। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान तमाम तनाव, तमाम प्रेशर, एंजाइटी, उसको दूर कर दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने ख्याल को पैरों की तरफ लाइए। नोटिस करें कि आपके पैरों में कोई तंगी और तनाव है। अगर ऐसा है तो इसे वहीं पे नर्म कर दीजिए और अपने जिस्म से बाहर निकाल दें। आपके पैरों में एक नर्म भारीपन आने दें। अपनी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगों पे दीजिए, अपने पट्ठों पे और घुटनों के इर्द गिर्द। इसमें नरमी महसूस कीजिए और सांस लेते रहिए, अंदर और बाहर, और इंतहाई सुकून और आराम के साथ। कोई भी तनाव हो उसको दूर कर दीजिए, कोई पास्ट ट्रॉमास, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, जो भी आपको महसूस हो रहा उसको अपने जिस्म से बाहर निकाल दीजिए और अपनी सांस को आहिस्ता आहिस्ता अपने कोलों की तरफ लाइए। लंबी और गहरी सांस लेके अपने कोलों तक पहुंचाएं। और जहाँ पे भी आपको तनाव महसूस हो उसे पिघलने दें। आहिस्ता आहिस्ता इस तनाव को अपनी पेट की तरफ महसूस कीजिए और उसको रिलीज करें।
सांस को आहिस्ता आहिस्ता अपने धड़ और सीने की तरफ महसूस कीजिए। लंबी और गहरी सांस, और आपके जिस्म के इर्द गिर्द जितना भी तनाव है उसको निकाल दीजिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपनी तवज्जो अपने कमर के ऊपरी हिस्से और कंधों की तरफ लाएं, और किसी भी तनाव को अपनी पीठ से पिघलने दें। अपनी गर्दन से अपने जबड़े और जुबान को नर्म करके, और जितना भी तनाव आप महसूस कर रहे हैं उसको पिघला दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। अपनी कमर को आराम दीजिए। तनाव को छोड़ दें। जितनी भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, किसी किस्म का पास्ट ट्रॉमा और कोई भी टेंशन, जस्ट रिलीज इट। अपने जिस्म से उसको निकाल फेंकिए, ख़त्म कर दीजिए अपने वजूद से। आप अपने ध्यान को आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर के बाजू, निचले बाजू और हाथों की तरफ ले आइए, और सांस लीजिए। लंबी और गहरी पुरसुकून सांस। अब अपनी तवज्जो अपनी पेशानी के दाएं तरफ आंखों के दरमियान में लाएं। आपके माथे पर एक मकाम से रोशनी की किरण फैली हुई देखें। नोटिस करें, क्या ये रोशनी कोई रंग रखती है या रंगों का मजमुआ है? और रोशनी के मयार को देखिए, और से देखें। रोशनी की किरण इस कमरे से बाहर तक फैली हुई है जिसमें आप बैठे हुए हैं। गौर कीजिए, दर हकीकत इस इमारत से बाहर तक ये रोशनी फैल रही है। गहरी और लंबी सांस लीजिए, और उस रोशनी को अपने जिस्म में उतरता हुआ महसूस कीजिए। महसूस करें कि आपका जिस्म उस रोशनी, उस कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। आप तवानाई महसूस कर रहे हैं, और आपके तमाम थकावट, एग्जाइटी, टेंशन जो है वो रिलीज हो चुकी है। आप बिल्कुल हशाश बशाश हैं। आप तवज्जो दीजिए कि आप अपने कारोबार को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। कि आपने क्या पहना हुआ है, आप किन किन लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की आपकी वज़ाकता है, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
आपकी सेहत कैसी है? आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी है? और कीजिए तमाम हालात में। क्या आप इसमें से कुछ ख़ास चीज़ तब्दील करना चाहते हैं? अगर वाक़ई, तो वो कौन-सी चीज़ है? आज आप यहाँ क्यों हैं? और आप क्या ढूँढ रहे हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ जिसे हासिल करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है और जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? अब आहिस्ता-आहिस्ता से लंबी और गहरी साँस लीजिए और अपने जिस्म में वापस आइए। जब आप मुकम्मल तौर पे अपने जिस्म में वापस आ जाएँ और ख़ुद को महसूस कर सकें, तो आप अपनी आँखें खोल दीजिए। और नाउ यू कैन टॉक। जी, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अब भी मुझे उम्मीद है कि आपने अपने सवालात के जवाबात बिल्कुल पा लिए होंगे और वरना इसका मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी, सो यू कैन गो थ्रू अगेन और उन सवालात को लिख लीजिए। ये आपका चौथा होमवर्क हो जाएगा इस हफ्ते का। इसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में एक अपनी कॉपी बनाइए और इन तमाम चीज़ों को लिखिए क्योंकि ये ही आपका मुआख़ज़ा करेंगे और आपको अपने सवालात के जवाबात ढूँढने में मदद देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का और फ्लोर इज़ ओपन, किसी का कोई भी सवाल है, आई एम हियर और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैं तो अपने आप को कम से कम मेंटली और फिज़िकली रिलैक्सेशन फीलिंग की है और जो टारगेट ज़हन में है वो भी नोट किया कि मेरा ये मिशन आफ्टर 5 ईयर यहाँ तक मेरा बिज़नेस जाना चाहिए। पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एंड देन दुबई। थैंक यू। माशाल्लाह, सो दिस इज़ योर विज़न, ठीक है, आपका अपने लिए। सो इसको लिखिए और इस पे काम कीजिए कि ये आपको कब और किस वक़्त करने हैं और कहाँ-कहाँ किस वक़्त जाना है और इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए। जी, किसी और का कोई सवाल? आपका कोई तजुर्बा, कोई एक्सपीरियंस? जी, जमीला, वेलकम। थैंक यू मैम, आपकी बातें बहुत अच्छी तरह सुनी और लिखी भी, समझ भी ली। आपने बहुत अच्छी तरह हमारी रहनुमाई की
थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि आपने एंजॉय किया, और अगर आप इन सेशंस को लेना चाहते हैं और रजिस्टर करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये क्लासेस बाकायदा होंगी, और नेक्स्ट मंडे को अगेन द सेम टाइम। जो इसका पहला जो बिगनर्स का हमारा सेशन है वो 2 महीने का है, और उसके बाद फिर जो है वो हमारा मिडल लेवल का है, उसके बाद एडवांस्ड है। और अगर आप में से कोई चाहे तो मैं ब्रोशर्स भी उनके साथ शेयर कर दूंगी कि ब्रोशर किस तरह हमारे जो स्केड्यूल क्या है और हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी 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 मैम, आप भले अपना जो नंबर है वो मुझसे शेयर कर दें। ठीक, ओके ओके। जी। किसी का और कोई सवाल? जी, मैंने चैट में आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है, मैंने अपनी वेबसाइट भी शेयर कर दी है, और यूट्यूब का लिंक भी कर दिया है। इसके अलावा अगर आप मुझे गूगल करेंगे तो एम्बेसडर गज़ाला खान के नाम से भी गूगल हो जाएगा, और कोच गज़ाला खान से के नाम से इंस्टाग्राम है। सो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप इस जैसे मज़ीद सेशन लेना चाहते हैं और अपनी बिज़नेस माइंडसेट को जगाना चाहते हैं और अपने मिशन विज़न पे काम करना चाहते हैं और ढूँढना चाहते हैं कि आपका असल मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, तो आई वुड लाइक टू बी योर होस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल नहीं है तो अब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। सी यू अगले हफ्ते इंशाल्लाह मंडे सेम टाइम पे। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।